एक सर्कल है जो कह रहा है कि सर्कल है, सर्कल में ए बी बी डी है और डी ई है। इसमें कह रहा है कि बी डी की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें बी डी की लंबाई ज्ञात करना, हम इजी बेसिस में बी डी की लंबाई करते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं अपने बोर्ड पर। तो अपने ड्रॉ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रा कर लिए, फिर ड्रॉ करने के बाद इस तरह से कट किया है और एक इसका एक ए है स्पर्श रेखा। अब इसमें कह रहा है कि ये डी है, ये बी है और ई ए और ए ई है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू बी डी। अब ए बी इंटू बी डी, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? अब ए बी दिया हुआ है 12 और डी ई 8 दिया हुआ है, तो ए निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 64/12। 64/64। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। सॉरी मैंने कहा डी ई स्क्वायर ही होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला कैसे गलत लिख दिया था। तो इसमें होता है क्या, सबसे पहले शुरू से एक अंतर ए डी और इंटू डी बी होता है, ए डी इंटू डी बी। तो डी ए स्क्वायर कितना होगा, डी तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ए डी कितना होगा 12 प्लस एक्स और इंटू एक्स होगा, यानी 64 इक्वल टू 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकते इसको एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64। अब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको 9th के क्वेश्चन से आप गुना करने पर 64 आना चाहिए और घटाने पर 12 आना चाहिए। अब देखिए 16 गुने 16 और 4, 16 को 4 से गुना करें तो 64 आएगा, 16 में 4 कितना आएगा 12 आएगा। ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x माइनस 64 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लिए तो x प्लस 16 और माइनस 4 कॉमन लिए तो x प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 इसको 2 फैक्टर हो जाएगा और x प्लस 16। अब देखिए किसी भी संख्या को 0 का मतलब 0 सुना क्या है, यानी कि ये 0 होगा, ये 0 दोनों जरूर एक 0 होगा। हम ऐसा लिखते हैं x माइनस 4 0 है जी, यानी x इक्वल टू 4 आ गया और x प्लस 16 भी 0 होगा, तो यानी कि x इक्वल कितना है माइनस 60, यानी कि नंबर है डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव कितना आएगा 4 आएगा, x इक्वल टू 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी BD की जो लंबाई है वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसके आंसर को जो होगा वही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, तो इसका आंसर है 4 नंबर, 4 के लिए दिया कौन सा डी नंबर, तो इसका डी आंसर हो जाएगा सोल्यूशन। सॉरी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। x माइनस 5 सम संख्या एक वास्तविक संख्या है। तब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, क्या बोल रहा है x माइनस 5 एक सम संख्या, कैसे पता लगेगा x माइनस 5 एक सम संख्या इवन नंबर है। अभी सम संख्या है तो सम संख्या कैसे पता लगेगा, तो दो ऑप्शन दिया, पहला दिया है x माइनस 15 एक पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है। अब एक पूर्णांक है और दूसरा ऑप्शन दिया है कि x माइनस 10 एक विषम संख्या, x माइनस 10 एक विषम संख्या है, विषम संख्या। अब देखिए हम दोनों ऑप्शन से लेके चलते हैं। अब सम संख्या कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओड में ओड घटाएंगे तो भी सम आएगा। जैसे 5 में अगर 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 15 में अगर 5 घटाएंगे तो जाकर के सम संख्या आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर ओड में से अगर इवन घटाएंगे तो ओड ही आएगा, यानी ये ओड नंबर है। तो ओड में अगर ओड घटाएंगे तो क्या आएगा, ओड में अगर ओड घटाएंगे तो एक पूर्णांक बोल रहे हो सकता है नेगेटिव में आए, या बाई के हम यहाँ पर दे देते हैं कि 15 दे देते हैं और 15 में से 15 घटाएं तो क्या है 0 आया, या 20 में से 15 घटाएं तो कितना आया 5 आया।
इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। अगर इवन की स्थिति में अगर एक इवन नंबर है और एक पूर्णांक है तो नहीं हो सकता, जैसे 20 से 15 घटा 5, लेकिन ये यहाँ तो इवन नंबर आना चाहिए था। लेकिन अगर ओड नंबर में अगर y की इवन घटाएंगे तो हमेशा ओड आएगा, यानी कि ओड नंबर है, ओड में से ओड घटाया तो ओड आया, यानी कि ओड में से इवन घटाया तो ओड आया, और यहाँ उस ओड को पुट अप करेंगे, ओड में से ओड तो इवन, यानी इसका ओनली कथन जो है 2 है। जैसे देख के चलते हैं, हम x को मान लेते हैं कि क्या है 25, तो 25 में से 10 घटाए तो कितना आया 15, और 15 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा 10। तो एक इवन नंबर है तो सही है, यानी कि 25 वाला इवन नंबर हमेशा फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर वही 25 में से 15 घटाएंगे तो मान लीजिए कि 10 आ रहा, जो कि क्या है एक पूर्णांक है, एक बेस पर एक पूर्णांक हो ही गया। तो क्या अगर हम 24 में से 15 घटाएंगे तो क्या एक कितना है 9, ये भी तो एक पूर्णांक होल नंबर है, यानी ये भी होल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, 24 25 कुछ भी इसमें हो सकता है। लेकिन ये क्लियरिफाई करें कि हाँ जो भी रखेंगे वो आपके क्या से ओड नंबर होना चाहिए, और यहाँ ओड कभी भी रखिएगा। जैसे अगर भाई 37 रख दिया, 37 में से 10 घटा दीजिए तो 27 आ गया, और वही 37 में से 5 घटाएंगे तो क्या इवन नंबर आएगा। यानी कि इस स्थिति में हमेशा ओड नंबर वाला चला गया, ओड नंबर चलेगा 55 नंबर। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, कितना 56 पर एक क्वेश्चन से आपको व्यू हो रही है सही ढंग से, अगर नहीं हो रही होगी एक बार हम क्लिक कर देते हैं, आपका ये सही से आ गया, आप इसको देख लीजिए दोबारा, ठीक है। आप बुक रखिए साथ में, हम बुक के थ्रू बता देंगे, क्योंकि हम बार बार ऊपर नीचे करते हैं तो जा करके ये यहाँ पर आपके वो जा करके विजुअलिटी खराब हो रही है। लाइट होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम 56 क्वेश्चन आप बुक रख लीजिए ज़्यादा अच्छा है। मान लें कि त्रिभुज के 3 बिंदु 0 1 1 1 इतना है, और त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल इतना इतना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज के मध्य बिंदु से बना फिर से इतना इतना इतने का अनुपात का x का अनुपात का y का अनुपात x का अनुपात मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, और इस क्वेश्चन को कह रहा है कि कितना होगा। अब आपको बताइएगा कि अब इसको तो दिया कि इसको कोऑर्डिनेट का दिया है, और इसका सॉल्यूशन भी किताब में कोऑर्डिनेट के हिसाब से दिया, लेकिन हम आपको सिंपल सा बता देते हैं। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं से फॉर्मूला ज्यादा लगेगा, एग्जाम का क्वेश्चन हिसाब से जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल, और एबीसी ट्रायंगल की मिड पॉइंट है, ए पॉइंट और ए पॉइंट और ए पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से मिला करके एक ट्रायंगल बनाई जा रही है। तो कह रहा है कि इसका एरिया और पूरे का एरिया का क्या रेशियो होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि हमें यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट जो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है 0 -1, बी दिया हुआ है 0 3, और ये सी दिया हुआ है 2 1। अब इसका मिड पॉइंट क्या है डी ई और एफ। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है x1 + x2 / 2 कॉमा y1 + y2 इस तरह से मध्य बिंदु निकालेंगे। तीनों को मध्य बिंदु निकालना थोड़ा तो मुश्किल होगा, और उसका पता है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का क्या अनुपात होगा। अब ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल निकालिएगा कोऑर्डिनेट से, और ट्रायंगल डीईएफ का निकालिएगा कोऑर्डिनेट से। तो ये जा करके निकाल के दोनों को रेशियो निकालेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सिंपल से बता देते हैं कि आपने अगर डायग्राम पढ़ा होगा ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन को ज्योमेट्री ढंग से बना लेते हैं। यहाँ ए है, बी है और सी है, और यहाँ डी है, ई है और एफ है, इस तरह से डी ई और एफ। अभी मिड पॉइंट को मिलाइए, अभी मिड पॉइंट को मिलाइए तो आपको पता है कि ये और ये पैरेलल है, तो ये समांतर दोनों भुजाओं का है। यानी अगर ये पूरा x है तो कितना हो जाएगा x/2 है, इस तरह से पूरा पैरेलल इसके, तो ये इसका आधा होगा, y है तो y/2 होगा। और अगर ये सॉरी इस तरह से हो जाएगा y/2। अब हम देखिएगा तो देखिएगा AB का जो रेशियो है और वो DE का रेशियो है वो कितना है, AB x है तो x/2 है, यानी कि 2:1 है। अब 2:1 है तो हम आपको बता देते हैं कि ट्रायंगल का ABC का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसे डायरेक्टली लिखिए। अगर भुजाओं का अनुपात आपको पता है तो भुजाओं का अनुपात का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है, यानी 2/1 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट लगाने की जरूरत नहीं, 4/1, सीधे सीधे 4 लिख दीजिएगा, आंसर आएगा। क्यों,
क्योंकि हम इससे अगर इसका मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट से अगर ट्रायंगल का एरिया निकालें तो कितनी लंबी क्वेश्चन, हम इसको निकालते निकालते कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा, और 10 मिनट टाइम लेने के बाद हम इसको रेशियो निकालेंगे, और जबकि हमको डायरेक्ट ही रेशियो पूछ रहा है और हमको पता है ABC दोनों सबका मिड पॉइंट यानी रेखा एक दूसरे से क्या होगा, पैरेलल होगा, और जब पैरेलल होगा तो 2:1 के रेशियो में होगा, यानी कि अगर भुजाओं को जो अनुपात है क्षेत्रफल उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी 2/1 है, सीधे सीधे 4 होगा। और ये इस मेथड का यूज करना आपके लिए क्या है, एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन अगर इस तरह से मेंस में आते हैं, अगर रिटन एग्जामिनेशन में आते हैं और अगर आप बनाते हैं तो सही है, लेकिन अगर आपको इस तरह से भी मतलब बनाएंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा और सिर्फ टाइम ही आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप टाइम क्या 10 सेकंड बनाएंगे, थोड़े से 1 मिनट होगा, उसको 4 लिख देंगे और आंसर आपका मिल जाएगा। और देखिए 4 ऑप्शन दिया भी होगा, ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन नहीं दिया है, ए नंबर दिया भी है, हम इसको आसानी से बना लिए। अब ये आपका बन चुका है और हम अगले क्वेश्चन की आते हैं। सॉरी मार्कर काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, आपको नहीं दिख रहा है, और हम आपको क्वेश्चन बार बार दिखाने में क्या होता है विजिबिलिटी कम हो जाती है, हमें ध्यान नहीं रखता कि आप लोगों को क्या हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, आप बुक ले लीजिए और नहीं तो हम कहिए तो आपको हम ये लिंक में हम इसको फोटो खींच कर इसका क्लिक कर देंगे, ठीक है, ताकि आप इसको लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, या इसका हम एक पिक डाल ही देंगे इसके ऊपर। 57 नंबर कह रहा है कि अगर 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 7 का पावर 24 को डिवाइड करते हैं किससे, 25 से, तो शेष क्या आएगा, शेष क्या है, रिमाइंडर क्या है, कितना क्वेश्चन शेष क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को हम 7 को 21 पावर, 7 को 22 पावर, 7 को 23 पावर, 7 को 21 टाइम मल्टीपल करके 7 को 22 बार मल्टीपल करके 7 को 23 बार मल्टीपल करके निकाले तो अच्छा लगेगा, हमको पता ही लगा कैलकुलेशन, हम पूरा एग्जाम के 4 एग्जाम देंगे तब भी नहीं बन पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनेगा क्या, हम आपको बताए थे कि 7 इसमें 21 बार है, 7 इसमें 22 बार, 7 23 बार, 7 24 बार, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 7 की पावर 21 कॉमन ले लेते हैं, और 7 की पावर 21 कॉमन ले लिए तो 7 है और इसमें एक बच गया, सिर्फ एक, क्योंकि पूरा पूरा निकल गया, इसमें 7 का पावर है तो 7 की 21 को बाहर निकाल ली तो कितना बच गया, 7 की पावर सिर्फ 1, फिर हो जाएगा कितना, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3। अब देखते हैं 7 की पावर 21 मल्टीपल कितना आएगा, 1 प्लस 7 प्लस 49 और 7 का कितना होता है 3 4 3 होते हैं, तो हमने 7 की पावर 21 मल्टीप्लाई बाई क्या कर लिए, अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए पहले सुना जोड़ना आसान, 43 और 7 कितना हो जाएगा 350 और 49 से कितना हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 400। हम जोड़ेंगे इसको, पहले इसको इससे जोड़ के सुना ले आए, फिर इसको इससे जोड़ के सुना ले आए। कॉमन सेंस लगाना एग्जाम में जितना जल्दी हो सके आप क्या करना है, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करनी है और शॉर्ट ट्रिक का कम से कम यूज करनी है, लेकिन हाँ दिमाग का सबसे ज्यादा यूज करनी है। अब देखिए कि अगर हमको यहाँ देखिए 25 से भागा देना, जो दोनों मल्टीपल में अगर यहाँ 400 से अगर 25 से भागा दें तो कटेगा, 400 को अगर 25 से भागा दे देंगे तो 8 से कट जाएगा, 25 से अगर भागा देंगे तो 25 चौक 100, 4 से 2 में कट गया 16 आएगा, यानी कि जो ये नंबर पूरे पूरे कट रहा है पूरे नंबर कट जाएगा, अगर एक फैक्टर किसी नंबर का कट गया तो पूरा नंबर कटेगा, यानी पूरे पूरे कट रहा है, जब पूरे पूरे कट जाता है तो शेष कितना आता है 0, शेष कितने आते हैं 0, और इस तरह का शेष 0 आएगा। अब देखिए क्या है 7 और 21 7 और 22 7 23 इतने क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, 7 के बाद 21 को क्या करना कॉमन लेनी है और कॉमन लेकर के ओनली सिंपल करने और एक जो नंबर बचेगा उस नंबर में भागा देके देखना कि भैया कितना शेष बचा है, और उसमें शेष बच रहा है तो ठीक है जी, अगर नहीं बचा है तो कोई दिक्कत नहीं जी, उसके मल्टीपल में निकाल देंगे। और हम क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। 58 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान का जो 8 विद्यार्थी दोनों विषयों का चयन नहीं किया है, तो कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया। अब कह रहा है कि 58 क्वेश्चन है, पहले टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है वो जाकर के कितना है वो 60 है। अब कहता है नंबर ऑफ मैथ, जो मैथ लिए हैं बच्चे गणित वो लिए हैं कितने 29 ने, और 32 ने जीव विज्ञान का, और नंबर ऑफ बायोलॉजी वो कह रहा है कितने लिए हैं, वो लिए हैं कितने 32 ने, और 8 ऐसे बच्चे हैं जो तो ना तो मैथ पढ़ेगा, 8 ऐसे हैं कि जो ना तो क्या पढ़ेगा मैथ पढ़ेगा और ना ही बायोलॉजी पढ़ेगा। कहता हमको भैया सब पढ़ने नहीं है, साइंस लेनी नहीं जी,
हमको 8 वाला ऐसा है जो 8 से लेकर कहीं और जाएगा। तो हमको यहाँ इस तरह से क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कि ऐसे बच्चे निकालिए जो मैथ और बायोलॉजी दोनों लिया है। तो हम ये बताइए कि हम अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं और मैथ बायोलॉजी में 60 का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जो नंबर ऑफ हम ऐसा ले सकते हैं मैथ और यूनियन भी मैंने दोनों मिला के जो लिया है वो कितना लिया, तो वो जाकर हो जाएगा 60 माइनस 8 52। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 वो बच्चे हैं जो कि मैथ बायोलॉजी पढ़ना नहीं चाहे, यानी 60 में से 52 ही बच्चे हैं जो मैथ और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एम इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होंगे एन एम प्लस एन बी माइनस एन यूनियन वाला एम यूनियन बी है। अब देखिए निकल गया आराम से। मैथ वाला कितना है 29 और प्लस 32 और माइनस कितना 52। अब 9 2 11 का 1 3 2 5 61 माइनस 52, यानी 9 ऐसे बच्चे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं कि 9 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं। क्या क्या, मैथ भी और बायोलॉजी भी। कितने हैं 9। आपको आ गई है, ठीक है, दिख रहा है ये आपको 9 पड़ गए यहाँ से लेकर के, हम आपको बता देते हैं दे करके ये बन गई है। अब हमको टोटल स्टूडेंट 60 था, कहा था 8 बच्चे कुछ नहीं लिया जी, यानी मैथ 29 बायोलॉजी 32। तो इंटरसेक्शन वाला क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, तो हमको पहले निकालना यूनियन वाला, तो यूनियन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 नहीं पढ़ रहा था, यानी 60 तो बाकी बचा जो यूनियन वाला है। अब यूनियन वाला 52 आ गया, तो इंटरसेक्शन थोड़ा बता देंगे, एन एम इंटरसेक्शन एन बी इक्वल टू होता है एन एम प्लस एन बी माइनस एन एम यूनियन बी। अब इसको क्वेश्चन सोल्व किया तो 9 आंसर आ गया और ये बन गई आपकी क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और जरूर खरीद लेंगे, तो बुक खरीदेंगे तभी कुछ हो जाएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन वहाँ जाते हैं तो जो लिखते हैं वो दिखता ही नहीं है। अगर हम बुक को दिखा दें लिखेंगे बताएंगे समझ नहीं आता, बोले समझ में आती है। अब क्वेश्चन नंबर 59 लेके जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि क्वेश्चन समझिए मेरी बात में कि अगर आप पानी के एक टैंक को 3 पाइप एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है, मैंने 3 टैंक है वो एक्स वाई जेड 5 घंटे में भर जाता है। पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज और पाइप वाई से पाइप एक से 2 गुना तेज, तो पानी को टैंक पाइप एक के लिए भरने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाते हैं कि 3 टैंक है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ये तीनों की टाइम भरने का अलग होगा, तीनों का अपनी अपनी कैपेसिटी होगा, जिसको हम एफिशिएंसी बोल रहे हैं, और तीनों का एक ही वर्क होगा जो बढ़ता है। तो कह रहा है क्या कि एक्स वाई और जेड तीनों मिल करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल करके इसको 5 घंटे में भर देता है। और इफिशियंसी की बात क्या कर रहा है कि जेड पाइप जो 22 है और वाई एक्स है, तो हमने एक्स से शुरू करते हैं कि जेड का रिलेशन 22 है, वाई का रिलेशन एक्स है, तो जिससे रिलेशन सबका भी औसत निकाल लेंगे। अगर एक्स की इफिशियंसी 1 लेते तो वाई की इफिशियंसी कितनी होगी 2, क्योंकि कह रहा है कि वाई है जो 1 से 2 गुना और जेड है जो 22 से 3 गुना है, इसका 3 गुना जेड है तो 3। अब ये समझने की कोशिश की कैसे हमने लिख दिया, जो कह रहा है कि जो जेड की इफिशियंसी 22 से 2 गुना है, जेड की इफिशियंसी 22 से 3 गुना है और वाई की इफिशियंसी 1 से 2 गुना है। तो अगर हमने एक्स की इफिशियंसी 1 मानेंगे तो वाई का क्या पड़ा, 1 से 2 गुना तो 2 हो गया, और जेड की इफिशियंसी 22 से 3 गुना है, तो यानी कि 2 की जगह पर 6 हो जाएगा। और हमको यहाँ पर हमेशा जब भी हम 1 और 1 2 को मिलकर काम करते हैं उनकी इफिशियंसी जुड़ जाता है, उनका टाइम नहीं जुड़ता। अगर मैं 10 दिन में काम कर रहा हूँ, कोई 5 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम करें तो 15 दिन नहीं बल्कि 5 दिन से भी कम में काम होनी चाहिए दोनों की इफिशियंसी जुड़ करके, यानी इफिशियंसी जुड़ जाती है। 2 1 3 और 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 को 5 वर्ग जो होते हैं, वर्ग इक्वल टू होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। अब वर्ग टाइम इनटू इफिशियंसी होता है, तो 9 गुने 5 कितना हो गया 45। अब किसी का भी कुछ भी निकाल रहे हैं, अब टाइम का इसी से फॉर्मूला चुना जाएगा, क्या निकलेगा वर्ग बटा इफिशियंसी, और वर्ग बटा इफिशियंसी तो 45 को 1 से भागा तो 45 आ जाएगा, इससे भागा देंगे तो कितना आएगा 22.5 हो जाएगा, इससे भागा देंगे कितना आएगा 45 बटा 6, 45 बटा 6। जेड का कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा 45 बटा 6, तो 15 या 45 और 3 दूनी 6 तो 7.5। अब जिसका जो पूछा वो आंसर मार देंगे। तो किसका पूछा है, पूछ रहा है ये पानी की टैंक
पानी के एक टैंक 3 पाइप को एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटे में भर जाता है। पाइप वाई से 3 गुना तेज और पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को पाइप को अकेले एक्स को भरने में कितना समय लगता है? सिर्फ एक्स वाला पूछ रहा था। एक्स का कितना निकल गया? पहले निकल गया है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 45 घंटा। 45 घंटा किसमें है? डी में। थे डी होगा इसका। क्या हो जाएगा? डी। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताया था परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया 60। हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। मैथ का बहुत आसान होती है, सबसे ज्यादा आसान मैथ और थोड़ा सा जीके टपलों विशाल सागर है, लेकिन मैथ सीख सकते हैं हम आसानी से। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर का किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह प्रत्येक माह इतना रुपये बचत करते तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? अब देखिए यहाँ पर दिया है इनकम और खर्च। अब देखिए खर्च और उसका व्यय। अब कहता है कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का इतना परसेंट घरेलू व्यय पर खर्च करती है, तो वह प्रत्येक माह इतना रुपये बचाती है, तो कुल मासिक आय क्या होगी? हम देखिए क्या बोल रहा है, अगर बाइक में किसी का इनकम होगा तो इनकम पूरा 100% होगा ना। इसी में से 100% वो कह रहा है कि क्या कर रहा है, 100% में से वो कर रहा है 30% रेंट पर खर्च कर रहा है। रेंट पर कितना हो गया? 30% हो गया जी। अब कर रहा है शेष का 60% घरेलू व्यय पर। शेष का बोला है, अभी रेंट में हो गया तो यहाँ इसका शेष कितना हो गया, माने कि शेष बचा हुआ लेफ्ट, इसमें कितना बचा? इसमें बच गया 70%। और इस 70% का 60% हो रहा है वो किसमें कर रहा है? घरेलू हाउस होल्ड में खर्च कर रहा है। तो हाउस होल्ड में किसका 70 का 60 होगा, 70 गुणे 60/100, तो इसका 42% आ जाएगा। यानी कि अब कह रहा है कि देखो 30% रेंट पे खर्च किया और 42% हाउस होल्ड लिखा हुआ 60%, लेकिन 60% नहीं बचे हुए का, यानी 100 में से 30 घटे तो 70% हो गया, और 70 का 42% वो हाउस होल्ड पर, 60% नहीं बचे हुए का। अब देखिए अब कह रहा है कि उसका शेष जो बच गया उसको सेविंग है बाकी, वो सेविंग उसको दिया हुआ है कितना? सेविंग हो गया वो 6300। तो इनकम क्या है जी? इन सेविंग इतने इनकम क्या? अब बताइए कि अब 100% था तो 100% 30% रेंट पर, 42% हाउस होल्ड पर, तो बचा कितना? तो कुछ ना कुछ तो सेविंग इसकी होगी ना। तो सेविंग कितना होगा? 100 पूरा परसेंट उसमें माइनस कर दूंगा खर्चा को, तो 30 + 42 तो कितना आ गया? 28% आ गया। तो इस 30 और 42 कितना हो गया? 78 72 हो गया, 72 में 100 कितना हो गया? 28% हो गया। अब देखिए हमको पूछा इनकम क्या है जी। इनकम निकालने के लिए हमको बताया था कि हम परसेंटेज क्वेश्चन में रेशियो की तरह बनाते हैं। क्या लिख देंगे? जो दिया हुआ है वो 6300, तो 6300 निकालना, जो उसको ऊपर निकालते हैं, तो निकालना क्या है हमको? निकालना हमको टोटल इनकम, तो 100 अब बटा नीचे क्या करें? जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ सेविंग, सेविंग का परसेंटेज कितना है? 28। तो हो गया। देखिए 97 63 असत 60 25 100 25 2 25, तो 2 सुना ही बस यही बच गया। इसको इनकम है 22,500 रुपए, 22,500, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बन गया। तो सही है। क्वेश्चन कितना घुमा दिया जा रहा है और आपको कितना आसानी से बन जाता है। क्या कह रहा था? क्या रहा था कि किसी आदमी का कुछ इनकम है जो हमें पता नहीं, वह इनकम में से 30% रेंट पर खर्च करता है, बाकी बचेगा 60% वो हाउस होल्ड घरेलू काम में खर्च करता है, और बाकी बचेगा 60%। हमने बताया बचा कितना है? टोटल तो 100 होता है, 30 रेंट में खर्चा कर दो तो बचा कितना? 70%। और 70% का 60% वो खर्च करता है, यानी 70% का 60% पूरे नहीं खर्चा कर रहा है। ऐसा नहीं कि 30 और 10 60 90 खर्चा कर दिया, वो बचे हुए का 60, यानी 70% का 60 कितना हो गया? 42%। यानी कि सेविंग कितना हो गया? तो 100 में 30 एक खर्च और 42 एक खर्च, दोनों घटा दे 28%। अब सेविंग दिया 6300, यानी यही 28% दिया 6300, तो इनकम कैसे निकालेंगे? तो रेशियो क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो लिख देंगे यहाँ पर नंबर वाले, और ऊपर वो लिख देंगे यहाँ पर, जो नीचे दिया हुआ वो लिख देंगे वहां पर, जो यहाँ पर। 6300 सेविंग था, नीचे 63 निकाल, निकालना क्या था? इनकम निकालना था 100। अगर वही रेट पूछा होता तो 6300 गुने 28 बटा में होता 30 ऊपर होता है, और ये हाउस होल्ड बोलता है तो 63 गुने 42 बटा कितना लिख देते? 28, और उसको सोल्यूशन कर निकाल देते। इजी वे में निकलता है इस तरह से, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। आपसे एक अनुरोध है, किताब खरीद ले और किताब खरीद करके आप उसको बनाइए। हम डेली सुबह शाम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम बार-बार क्वेश्चन को दाएं बाएं करते हैं तो हमारे वीडियो के लिए भी आ जाते हैं, उस पर सही से बन नहीं पाता, दिख भी नहीं पाता है कि कहाँ पर क्या है नहीं है।
आज सिर्फ हम मैथ का देखेंगे, रीजनिंग का कल से देखेंगे। जैसे रीजनिंग आसान है, मैथ थोड़ा सा दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म जो क्वेश्चन स्टेट से जाते हैं वो क्वेश्चन टफ टफ डालते हैं ताकि आप विद्यार्थी जाकर आसान क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 करा 61 देखिए क्या है, एक पाइथागोरस ट्रिक पर दिया हुआ 61 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष कोण ये है जो 90 डिग्री का है और बीसी की लंबाई ज्ञात करिए जिसे ए बी 24 सेंटीमीटर और एसी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 24 7 पाइथागोरस ट्रिक में है तो 24 7 का पाइथागोरस ट्रिक में क्या आता है 25 7 है, इसका आंसर सीधे सीधे कर्ण की लंबाई 25 हो जाएगा। लेकिन आप हमको इसको ऑप्शन से बना दे, लेकिन आपको क्या करना था, आपको इसके लिए कुछ नहीं करनी थी, आपको सिंपल सी बात में 61 के लिए क्या करनी है कि आपको लिखनी है एक कह रहा है शीर्ष कोण है, कोई बात नहीं शीर्ष ऊपर नीचे भी हो सकता है, ए शीर्ष कोण है जो 90 डिग्री का, हमने मान लिया ए शीर्ष कोण है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री क्या होगा हाइपोटेनस होगा, बाकी बी है और ए सी है। अभी एच हो गया, ए पी हो गया और क्या हो गया बी हो गया। अब दिया हुआ क्या है तो बोल रहा है इसमें कि ए बी 24 है, ए बी 24 है और ए सी 60 दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या होगा तो एच बराबर आपका हम अभी बताया था पहले कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं। अब देखिए कि इक्वल टू कितना आएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49 7 का 59 कितना आएगा 625। अब 625 किसी का स्क्वायर रूट होते हैं, किसके होते हैं 25 का, यानी कि एच कितना आ गया 25। अब जो आंसर है वही सही होगा, तो 25 किस में है बी नंबर में। बस पाइथागोरस ट्रिक याद रखिए, पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन होते हैं, पाइथागोरस ट्रिक तो पहला है कि 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिक है, 6 8 10 है, फिर 5 12 13 है, फिर क्या है 16 8 20 है, फिर क्या है एक है ये अभी दिखा 24 7 24 25। अगर ये सब क्वेश्चन रखते हैं दिमाग में ना आप पाइथागोरस ट्रिक के तो आपको आसानी से बन जाएगा, कभी इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हमको जैसे पता 24 7 है तो हमने कहा भैया 25 है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका 61 भी हो गया। बाकी 9 क्वेश्चन और देखेंगे, आज सिर्फ मैथ ही देखेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 62 का है cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 122 का मान क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं 3 क्वेश्चन हैं, अगर कुछ होता है अगर वैल्यू पुट करने वाले तो हम पुट करते, लेकिन यहाँ पर sin थीटा 90 माइनस tan लग रहा है, cos 1 माइनस tan तो कुछ लग नहीं रहा है। हम इस तरह की स्थिति में क्या करेंगे, तो इस तरह की स्थिति को बनाने के लिए सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, इस तरह के फॉर्मूला को cos a प्लस cos b का वैल्यू पुट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2। और हम यहाँ पर इस स्थिति को हम देखते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले ये दोनों को लेके चलते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू cos a प्लस b, 52 प्लस 68 कितना आता है 120, तो 120 बटा 2 कितना जाएगा 7, लिखता है 2 इंटू cos 60 और इंटू cos a माइनस b या a प्लस b जो भी हो, आगे पीछे गुना में a इंटू b या b इंटू a बराबर होता है, a माइनस b घटा के, तो 68 में से 52 घटा के कितना आएगा cos 4 आएगा, cos कितना आएगा 4 डिग्री। अब देखिए cos 4 डिग्री प्लस cos कितना आएगा 122 डिग्री, और हम इसको cos 60 के मान कितना होता है 1/2, देन 2 इंटू 1/2 और इंटू cos 4 प्लस cos 122 डिग्री। अब ये हो गया, एक 2 से 2 क्या हो गया कहीं से, फिर वही आ गया cos a प्लस b, तो फिर कितना आएगा बताओ 2 इंटू a प्लस b बाई 2, 72 और 1 4 कितना होगा 152, सॉरी हमने यहाँ गलत लिखा, 52 में से 68 घटाएंगे, 68 में 52 आएंगे 14 16 आएंगे, कितना आएंगे ये 16 डिग्री आएगा, सॉरी तो 16 का आएगा, 16 का आएगा कितना हो जाएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 डिग्री, तो यहाँ 8 डिग्री होगा, हमने गलती कर दी कैलकुलेशन। अब देखिए इसको 2 इंटू हो गया, तो यहाँ देखो 2 इंटू, अब यहाँ क्या कर दिए cos 8 होगा कितना होगा 180, 180 का आएगा कितना होगा 90, तो 2 cos 90 और इंटू फिर 172 में से 8 घटा लीजिए कितना आएगा 164 डिग्री, यानी कि 164 का वैल्यू कितना हो जाएगा आधा में, तो 164 को हो जाएगा 82 डिग्री। 82 तो वैल्यू तुम्हें पता नहीं, लेकिन cos 90 का आपको पता है कितना आता है 0,
तो 2 गुने 0, क्योंकि cos 90 जिसका वैल्यू होता है डिग्री होता है, उसका कितना होता है 0 होती है। तो 2 इंटू कॉस 90 इंटू कॉस 85, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आएगा। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना किया तो क्या आएगा 0, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172 डिग्री क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला भी बनी है, वो बना है cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 और इंटू cos a प्लस b बाई 2। अब इस स्थिति में क्या करते हैं कि a माइनस b बाई 2 और a प्लस b बाई 2 है, और आपको 3 जोड़ 4 या 4 जोड़ 3 एक ही होते हैं, या तो cos 52 को पहले लिख दिया, cos 68 को लिख दिया, जिसको आपने सुधारांश से लिखते चलिए। तो हमने क्या किया, पहले 2 को जोड़े 52 और 68 को, तो 52 68 जोड़ते 120 आया, तो 120 का आधा बोल रहा था, 120 का आधा कितना हो गया 60, और 2 इंटू cos 60 में पहले गलती की घटाने में, लेकिन 68 में से 52 का 16 आएगा, 16 का आधा कितना आएगा 8 आएगा। 1/2 वैल्यू पुट करें 60 का, 1/2 आया तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी आगे cos 8 प्लस 150 उसी फॉर्मूला पर रख देंगे, तो आएगा 2 इंटू 172 प्लस 60 180, 180 का 90 हो गया, और घटाएंगे तो 164 डिग्री आएगा, तो 164 82 हो गया। इसका वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन cos 90 का वैल्यू पता है हमको 0 आएगा, किस 0 में किसी भी संख्या से बड़ा क्या आएगा 0, यानी इसका आंसर क्या आ गया 0। बहुत आसान है, बस एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए और इजी वे से आपको बन जाएगा। अब देखिए 63 है, क्या है 63 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन को 60 डिग्री से 45 हो जाता है, एक मीनार की शायद 10 मीटर बढ़ जाती है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक यहाँ मीनार है, मीनार में कोई चीज लंबा खड़ा है, अब यहाँ पर सूर्य भगवान चमक रहे थे ना, और चमक रहे थे तो यहाँ पर जाकर के कोण 30 से। अब कह रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण पहले कितना था 60 डिग्री था, से 45 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की शायद इतना मीटर बढ़ जाती है। पहले था 60 डिग्री, कितना था ये 60 डिग्री था। अब 60 डिग्री से क्या करा कि अगर आगे गया तो कौन बढ़ जाएगा, 90 है, तो 60 से क्या मतलब तो कहा कि छाया इस तरह से सूर्य भगवान हो और नीचे गया, और छाया इसको और लंबी होगी, इस तरह से ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, सूर्य भगवान यहाँ से ऐसे चमकना शुरू हो गया, तो दिन ढलते गया, तो 60 से 45 हो गया। तो कह रहा है कि इसकी जो छाया है वो लंबाई, लेंथ में लंबाई इसकी बढ़ गई है, लेंथ की लंबाई बढ़ गई, वो कितनी बढ़ गई है, वो जाकर के 10 मीटर बढ़ गई है। तो 10 मीटर बढ़ गई, तो देखिए इसकी हाइट क्या है जो बताइए। अब देखिए कि इसकी हाइट क्या है और इसकी क्या है, बहुत सिंपल सी बातों में अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो अगर इसको x मान के इसको मान के बनाएंगे तो लंबा क्वेश्चन चले, हम क्यों ना ऐसा बनाएंगे इसके इस ट्रायंगल से रिलेशन निकालें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से हमने नाम दे देते हैं इसको a b c और a d, और इसकी हाइट मान लेते हैं h। अब देखिए थीटा जो हमें पता है तो लंब है, और ये क्या है आधार, जिस पर थीटा और 90 दोनों रहे वो आधार होता है, जिस पर थीटा और 90 दोनों रहे वो आधार होता है। अभी हो गया ये क्या है, ये हाइट है जो कि परपेंडिकुलर है, नीचे बेस हो गया, तो हम इसको निकालेंगे कि BC क्या आएगा, तो BC के लिए हम पहले लगा देंगे लंब बटा आधार, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा कितना AB लंब, तो AB का मान